तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छा ही होंगे। तैयारी पूरा जोर शोर से चल रही होगी। चलिए आज जो है शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं हम लोग। आज हिंदी है। अच्छा, कुछ जो है क्लास क्या कहते हैं डिले हुआ है, उसको हम लोग जो है बीच में मेकअप कर लेंगे, है ना। एक क्लास दो क्लास खींच लेंगे किसी किसी दिन करके। और अभी जो है हम लोग शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं। ठीक है। जैसे एक्स्ट्रा क्लास लेकर के इसको कंप्लीट कर लेंगे, जो भी दो तीन क्लास हम लोग का डिले हुआ है। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग हिंदी है शेड्यूल में श्रम विभाजन और जाति प्रथा हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। ठीक है। इसका लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए समझने पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। नोट्स आप लोग को सबको अवेलेबल हो जाएगा, दिक्कत नहीं है ना। सिर्फ समझना है, फोकस करना है समझने पर। देखिए बात क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में जो है हमारे जो भीमराव अंबेडकर साहब हैं, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सभी को जानते हैं कि हमारे जो है संविधान सभा का जो है एक प्रकार से क्या है, मतलब हमारे भारतीय संविधान का वो निर्माता हुए, है ना। और कहीं न कहीं जो है वो जो है मानव मुक्ति के प्रोधा प्रमुख भी रहे, है ना। मानव मुक्ति के प्रोधा प्रमुख भी रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका बहुत ही समाज में जो है एक प्रकार से कहा जाए तो कुरीतियों को हटाने में बहुत ही योगदान रहा है। और कहीं न कहीं इसका देन है जो आम नागरिक आज मतलब बिना छुआछूत के, है ना, और स्वतंत्र रूप से अपने देश में जी पाते हैं। ठीक है। चलिए तो हम लोग जानते हैं भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। इसका जन्म जो है, जन्म 14 अप्रैल, ठीक है, 14 अप्रैल, है ना, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, है ना, मध्य प्रदेश के महू नामक जो है जगह में हुआ था। मध्य प्रदेश में एक महू नामक क्या है गांव है ना, वहीं जन्म हुआ था। और क्या कहते हैं एक दलित परिवार में जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में, है ना, महू नामक जगह में। कौन सा जगह में? महू नामक जगह पर में हुआ था। और ये जो है कैसे परिवार में जन्म लिए थे? एक दलित परिवार। दलित परिवार मतलब कि छोटे कास्ट में, है ना, मतलब बहुत ही छोटे कास्ट में इसका क्या हुआ था, परिवार में जन्म हुआ था। और परिवार भी क्या थे? दलित, मतलब हो गया कि गरीब भी होना, है ना, और छोटा कास्ट होना, है ना, एक प्रकार से था। तो उसमें इसका जन्म हुआ था। लेकिन इतने गरीब फैमिली में जन्म लेकर के, इतने छोटे कास्ट में जन्म लेकर के इन्होंने, अम्बेडकर साहब ने हमारे देश का संविधान का क्या किया? निर्माण कर दिया, है ना, निर्माण कर दिए। और कहीं न कहीं वो पावर इनके अंदर बिल्डअप अपने आप को किया और अपनी क्षमता को इन्होंने पहचाना, तब जाकर के इन्होंने क्या किया? ऐसा काम कर पाए, है ना। तो इसलिए जब भीमराव अम्बेडकर इतने छोटे परिवार से हो करके, है ना, इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो हम लोग और आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। बस हम लोग को करने की क्या होनी चाहिए? हौसला होनी चाहिए। चलिए हम भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात करते हैं। भीमराव अम्बेडकर जो है ना, इसका प्राथमिक शिक्षा के बाद जो है ना, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका चले गए। ठीक है। और फिर वहां से लंदन गए। ये देखिए उस समय में, कब का समय है? उस समय में न्यूयॉर्क जाकर के पढ़ाई करना, फिर वहां से इंग्लैंड जाना, है ना, लंदन जाना। और उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। और ज्यादा सांस्कृतिक, हम लोग की क्या संस्कृति है हम लोग खुद ही नहीं जानते हैं, है ना, जो कि हम लोग को जानना चाहिए। ठीक है। ये कहीं न कहीं एक प्रॉब्लम है। हम लोग को इस चीज को समझना चाहिए कि उस समय में जाकर के इन्होंने क्या किए, जो है सांस्कृतिक सांस्कृतिक क्षेत्र में जाकर के पढ़ाई किए। चलिए तो इन्होंने अपने
संस्कृति के बारे में, धार्मिक, पौराणिक और पुरावैदिक वांग्मय को अनुवाद के जरिए से इन्होंने क्या किया, उसमें ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं भी क्या की, प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसा, विधिवेदता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन का व्याख्याता बनकर के क्या हुए, उभरे, है ना, और हमारे समाज को एक नई दिशाएं दी, है ना। अगर ये नहीं रहते तो आज हम लोग भी जो है स्वतंत्र होकर के नहीं जी पाते, है ना, किसी के यहाँ कोई नहीं जाता, है ना, मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो उच्च कोटि के लोगों का ही वर्चस्व हमेशा बना हुआ रहता, हम लोग जो है निम्न कोटि के व्यक्ति ऐसे ही रह जाते, है ना। और सबसे बड़ी तो इनकी बातें है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ना, उस पर अभी हम लोग चर्चा करते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में जान लेते हैं ना। बाबा भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहेब भी कहते हैं लोग, है ना। तो बाबा साहेब के कुछ रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, क्या है, तो देखो उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण दोनों है। द कास्ट इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा द कास्ट इन इंडिया किनकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर, है ना। कास्ट की बात जहां भी आ जाएगी वहां भीमराव अम्बेडकर आप लोग आंख कान मूंद करके मार दीजिएगा। देयर मैकेनिज्म, है ना। उसके बाद है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स मतलब छुआछूत, अनटचेबल्स, है ना। हु आर दे, हु आर सुद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, है ना, बुद्धा एंड हिज धम्मा, है ना। थाटस ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, है ना। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बहुत बार पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किनकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर मारिएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो किताब में इतना क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र जो है आप लोग को क्या कर लेना है, याद कर लेना है एकदम, इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। ये क्षेत्र कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। ये जो आपका क्या कहता है, अनेक पुस्तक लिखे हैं और उनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं भी हैं, है ना। तो जैसे क्या है, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर सुद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थाटस ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, है ना, एनिलेशन ऑफ कास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका कई बार पूछा गया है ना। हिंदी में इनका जो है क्या है, ये सब वांग्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वांग्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कितने में, 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यहाँ प्रस्तुत पाठ जो है बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ली गई है। ये जो चैप्टर है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा जो हम लोग पढ़ेंगे, ये कौन से भाषण से लिया गया है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। कौन से भाषण से लिया गया है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, जिसको जो है ललाई सिंह यादव ने, है ना, इसको हिंदी में क्या किया था, रूपांतरित किया था और इसको संपादित किया, है ना। इसको कौन किया, ललाई सिंह यादव ने किया, ठीक है। तो यह भाषण जो है भीमराव अम्बेडकर कहाँ दिए थे, तो जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक अधिवेशन में, है ना, सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किए थे, वहां पर दिए थे, लाहौर अधिवेशन में दिए थे ना 1936 में, है ना। क्या था भाषण का नाम, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है, ठीक है। ये जन्म पूछता है, ये पूछता है ना, और इनका जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है वो पूछता है। दूसरा बात, इसका जो है हिंदी में रूपांतरण कौन किया, तो ललाई सिंह यादव किया। ये सब थोड़ा बहुत क्या है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा और आप लोग को ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं चैप्टर पर। चैप्टर कहता क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो कहता है यह विडंबना की बात है। क्या है कि विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, मतलब जातिवाद को अभी भी इस युग में भी लोग मानते हैं, और जातिवाद ही नहीं मानते बल्कि जातिवाद के क्षेत्र में जाकर के उनके जो उनके आधार पर श्रम विभाजित कर देते हैं, काम को बांट देते हैं, मजदूर को बांट देते हैं कि तुम इस कास्ट के हो तो तुम यही काम करोगे, तुम उस कास्ट के हो तो तुम वही काम करोगे, है ना।
तो इस प्रकार से कहीं न कहीं ये विडंबना की बात है कि आज हमारा देश चाँद पर पहुँच गया है ना? इतना विकास कर गए हैं, फिर भी हम लोग जो है छोटे-मोटे चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं, यानी कि कास्ट को ध्यान देके मतलब कास्ट पर हम लोग क्या करते हैं, घृणा करते हैं, छोटे कास्ट के लोगों से घृणा करते हैं। तो हालाँकि बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत पौराणिक मानसिकता वाले जो भी लोग हैं, वो लोग इस सब चीज़ को क्या करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है? तो अब आपको इस चैप्टर का हम समरी समझा देते हैं, बढ़िया से शॉर्ट में समरी समझा के जितना इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको समझा देते हैं। ठीक है? इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगा और ध्यान से समझ लीजिएगा, एग्जाम में आप लोग ऑटोमेटिक सब क्वेश्चन लिख करके आइएगा, रटने का जरूरी नहीं पड़ेगा, है ना? कोई भी हिंदी कोई भी सब्जेक्ट रटने के लिए नहीं है, उसको समझने के लिए। ठीक है? तो हम लोग समझते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या होता है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा को शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो समझिए इसे कि श्रम विभाजन मतलब श्रम मतलब काम का विभाजन और जाति प्रथा मतलब जात के आधार पर काम को बांट देना। अब मान लीजिए आप जो है छोटे कास्ट के हैं, अगर आप मोची कास्ट के हैं तो आपका भी काम बांट दिया गया कि आप जो क्या करोगे, जूता ही पॉलिश करोगे और जूता ही सियोगे। ठीक है? जिसके कारण आपका जो है पेट भरे चाहे नहीं भरे, है ना? आप भूखे मर जाइए, उससे किसी को कोई मतलब नहीं था। यही प्रॉब्लम है। जातिवाद कुछ हद तक ठीक है, अगर लेकिन उसके आधार पर अगर हम श्रम को बांट देते हैं, काम को बांट देते हैं, ये तो बहुत बड़ी अन्याय है कि नहीं है? बहुत बड़ी अन्याय है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो कहीं न कहीं बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण भी यही रह गया है, जातिवाद और श्रम विभाजन। बिल्कुल रहा है, क्योंकि अगर हम मान लीजिए एक गांव है, वहां एक कास्ट के लोग ज्यादा रहते हैं, जैसे मछुआरे हैं, बहुत सारे मछुआरे रहते हैं। ठीक है? अब उनका काम बांट दिया गया कि तुम मछली ही मार सकते हो, दूसरा काम नहीं कर सकते। तो तुम मछली क्या करोगे? अब एक ही तालाब है, एक ही नदी है, उसमें सभी कोई मछली मारेंगे, सबको मछली लाएंगे तो बेचोगे किनके पास? खरीदेगा कौन? सब तो मार ही रहा है। तो उनसे जीविकोपार्जन पे क्या होगी? बहुत बड़ी असर पड़ेगी, है ना? तो इसलिए जातिवाद क्या है? जातिवाद और धर्म विभाजन एक प्रकार से बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है हमारे समाज में। मान लीजिए कि कुछ क्षेत्र है, कुछ एरिया है जहां पर क्या है, मोची कास्ट के जो है बहुत सारे लोग रह रहे हैं, है ना? मतलब मोची जो छोटे कास्ट के आते हैं, चमार जिसको कहते हैं या कोई भी कास्ट हो, है ना? वो रह रहे हैं। ठीक है? तो अब वहां पर क्या हो रहा है कि वो जो है उनका काम बांट दिया गया है कि तुम भाई ये कास्ट के हो तो तुम जूता ही पॉलिश कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, जूता ही सी सकते हो। तो अब जूता पॉलिश करवाने के लिए मान लो 2 आदमी 3 आदमी आया और वहां लाइन लगा के बैठा हुआ है, तो लोग किन के पास जाएगा? वो बुलाएगा मेरे पास आइए, वो बुलाएगा मेरे पास आइए, और आपस में क्या हो जाए, एक प्रकार से दंगा भी फैल सकता है ना? एक प्रकार से क्या हो सकती है, मार की भावना भी, मतलब मारपीट हो सकती है। यानी कि दंगा फसाद का भी क्या हो सकता है, जड़ हो सकता है। बेरोजगारी का प्रमुख कारण तो बन ही गया है। अब भाई काम कराने वाला का कमी है, काम करने वाला का ज्यादा संख्या है, और उसको बांध दिया, समाज ये कह दिया कि तुम दूसरा काम नहीं कर सकते हो, तो भाई उसका पेट कैसे पलेगा? पलेगा? अब उसको उस काम में रुचि है कि नहीं? सबसे बड़ा बात तो ये है कि आपको काम करने के लिए आपको रुचि होनी की आवश्यकता जरूरी है, कि रुचि होनी चाहिए। हमको ये काम कर रहे हैं तो हमको रुचि हो, हम अगर पढ़ा रहे हैं तो हमको रुचि होना चाहिए, हम पढ़ा नहीं, अगर रुचि रहेगा जबरदस्ती हम क्या करेंगे, खाली बग रहे हैं आकर के, कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट आना चाहिए, रुचि का मतलब हुआ इंटरेस्ट आना, पढ़ाने में इंटरेस्ट आना। अगर पढ़ाने में हमको इंटरेस्ट नहीं आता तो हम नहीं पढ़ा पाते। उसी प्रकार बहुत ही ऐसे काम है जिसमें क्या होते हैं, लोगों को इंटरेस्ट नहीं आते हैं, अगर उससे जबरदस्ती कराओगे तो वो काम सही ढंग से नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कोई किसान का बेटा, अब इसमें कह दिया कि आपका जो प्रकार से कहा जाए कि आपका जो पूर्वज जो काम करते हुए आए, यानी कि पैतृक पैसा जो है, आपका जो पैतृक पैसा है वही पैसा आपका भी हो जाएगा, चाहे आपको उस काम में रुचि हो या ना हो। यानी कि आपका पिताजी जो काम किए हैं तो आप भी वही काम कीजिएगा। मान लीजिए आपका पिताजी खेती किए तो आप भी खेती ही कीजिएगा। आपको अगर आपके अंदर हुनर अगर इंजीनियर बनने का है तो आप नहीं बन सकते हैं। ये समाज का रूल था। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो नहीं बन सकते। अगर आप जो है क्या कहते हैं,
एरोप्लेन उड़ाना चाह रहे हैं तो नहीं उड़ा सकते, आप अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो नहीं पढ़ा सकते हैं। आपका पिताजी खेती किए हैं तो आप भी खेती ही कीजिएगा, चाहे आपको उस काम में रुचि हो चाहे ना हो। आप ठीक ठीक ढंग से खेती कर पाए कि नहीं कर पाए, आपका पेट भरे चाहे ना भरे, ये समस्या आपकी है। ये समाज का रूल था। एक प्रकार से ये क्या था, सोशल इविल्स था, यानी कि कुरीतियां हैं, समाज की कुरीति है। अब इसको दूर करने के लिए भीमराव अम्बेडकर बहुत सारे प्रयास किए, बहुत हद तक कर भी दिए, है ना। थोड़ा बहुत कहीं कहीं थोड़ा बहुत अभी भी चल रहा है तो माइनर है, वो धीरे धीरे उसमें भी एजुकेशन जब आएगी, है ना, वो भी जब शिक्षित हो जाएंगे, नए जनरेशन जब आएंगे तो धीरे धीरे एजुकेटेड हो जाएंगे तो इस चीज से दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आप लोग को कि जाति प्रथा और सड़क विभाजन बेरोजगारी का प्रमुख कारण है ना। इसमें कोई डाउट आप लोग को नहीं होना चाहिए, है ना। अब आते हैं इसके एक प्रकार से जो है ये क्या है, सोशल कुरीति है। इसमें जो है कि इस चीज से हम लोग को क्या होना चाहिए, दूर हटना चाहिए, है ना। और सभ्य समाज की स्थापना करने के लिए हमको हमेशा भाईचारा की क्या होनी चाहिए भाईचारा का भावना होना चाहिए, प्रेम भाव होनी चाहिए, आपस में कोई तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग सभ्य समाज की स्थापना कर सकते हैं, है ना। और स्वतंत्र होकर के अपने समाज में जी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो हम लोग इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो लेखक भीमराव अंबेडकर जो है विडंबना की बात करते हुए, है ना, कहते हैं कि आज भी आधुनिक युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। विडंबना की बात तो यही नहीं करते हैं। आज भी, आज के आधुनिक युग में जहां पर हम लोग चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, है ना, चांद पर पहुंच गए हैं, इतना आधुनिक युग है ना। आधुनिक युग में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग के इस समय में भी जातिवाद के पोषकों की कमी, पोषक मतलब जातिवाद को बढ़ावा देने वाले की कमी नहीं है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर बार पूछता है लगभग, याद रखिएगा कि जातिवाद के पोषकों की कमी अभी भी आधुनिक समय में नहीं है। यही तो विडंबना की बात है ना, जिसका स्वरूप जातिवाद, जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी स्वरूप है ना। जातिवाद, जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन, वही ना बोले, श्रमिक को भी काम बांट दिया कि तुम इस कैटेगरी को तुम इस काम, ये काम करोगे, तुम इस कैटेगरी को तो तुम इस काम को करोगे। अगर तुम्हारे अंदर में इस काम करने का हुनर है कि नहीं है, उससे मतलब समाज को नहीं है। मान लीजिए कोई डॉक्टर का बेटा है तो उसको डॉक्टर ये करना, अब डॉक्टरी आता है कि नहीं आता है पता नहीं, जबरदस्ती करेगा तो जाने लेगा आदमी का। ये थी समाज की कुरीति। अब किसान का बेटा है, उसको ज्यादा डॉक्टर बनने का हुनर है, उसके अंदर में वो गुण है, वो बन सकता है, लेकिन उसको बनने नहीं देगा समाज, तो समाज विकास कैसे करेगा भाई। ये बात है। तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हुआ क्या, कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो लेखक विडंबना की बात करते हुए कहते हैं क्या, कि भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि विडंबना की बात यह है कि आज के आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है ना। और जिसका स्वरूप जाति प्रथा और जो है श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का स्वरूप भी ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। ये स्वाभाविक नहीं, अस्वाभाविक नहीं होना चाहिए, है ना। ये विडंबना की बात, विडंबना का मतलब ये हुआ आश्चर्य की बात। क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। जातिवाद भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, कैसे। हम अभी तुरंत समझाए थे, जब समझी करके कहते हुए समझा रहे थे, है ना। तो जातिवाद मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध देती है ना। एक ही पेशा में एक ही काम कर सकते हैं आप, एक ही प्रकार के काम को कर सकते हैं, तो एक पेशा में बांध देती है ना। चाहे उस पेशा में उन्हें मरने की स्थिति आ जाए, मरने की स्थिति का है ना, भूखे मर जाए, समाज को उससे मतलब नहीं, है ना। यानी कि पैतृक पेशा जो पिताजी किया है वही काम आपको भी करना पड़ेगा, है ना। आधुनिक युग में उद्योग धंधों एवं तकनीक की विकास से मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, किंतु यह जातिवाद उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है, जिसके कारण एक ही कार्य में कई व्यक्ति मारापीटी करते हैं। जैसे बताए, जूता पॉलिश करने बैठे एक लाइन से यहाँ तो वहां, आदमी गया एक ठो जूता पॉलिश कराने के लिए, और वो कर रहा मेरे पास आइए, वो करता मेरे पास आइए। सिंपल एग्जांपल अभी आप लोग ले सकते हैं, अभी अपना कोई जहां भी है अपना टेम्पू स्टैंड जाइए, बहुत सारा टेम्पू वाला लगा हुआ है ना। वो आप जाइएगा तो आपको उठानेगा उधर, उठानेगा उधर। आप अगर किसी के गाड़ी से उठ के दूसरे गाड़ी में बैठ गए तो भैया मार हो जाएगा, है ना। तो यही बात है। तो
इसमें मारापीटी की भी संभावना बढ़ जाती है, जिससे बेरोजगारी की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अतः है ना, भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि जातिवाद भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई। बात समझ में आ गया? जातिवाद ही प्रमुख कारण है बेरोजगारी का, याद रखिएगा, है ना। हमको किसी भी जात के आधार पर किसी भी व्यक्ति का काम निर्धारित नहीं करनी चाहिए, है ना। हम लोग वैदिक काल में अगर चलते हैं तो उत्तर वैदिक काल में जो है एक था उत्तर वैदिक काल, एक था ऋग वैदिक काल। सॉरी, ऋग वैदिक काल में जो है ना, इसके रचयिता विश्वामित्र माने जाते हैं। उनके समय में, उतने पुराने समय की बात हम बोल रहे, वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, वहां पर क्या स्थिति था कि आपको काम के आधार पर जात को बांटा गया था। आपको अगर तीर धनुष चलाने आता तब क्षत्रिय हो गए। आपको जो काम आ रहा है उसी आधार पर आपको क्या करता था, वहां पर जात को निर्धारित करता था, कास्ट को निर्धारित करता था। लेकिन यहाँ क्या है, जात के आधार पर काम निर्धारित हो रहा है, गलत बात है। उस समय में महिलाओं को मंदिर में जाकर के पूजा पाठ वेद पढ़ने का अधिकार था। यहाँ तक कि भगवान राम के साथ सीता नहीं बैठी थी यज्ञ में, लेकिन उसकी मूर्ति को बैठाया गया था, रामायण में आप लोग देखे होंगे। लेकिन उसके बाद जब हमारा एक कुछ समय इधर आया जिसमें सोशल लिविंग इतना बढ़ गए कि मंदिर में महिलाओं को जाना बंद कर दिया। मंदिर में महिला नहीं जा सकता, वेद नहीं पढ़ सकता है। वेदों का रचना ही महिलाओं ने की है। गार्गी, है ना, यथायमी, अपाला, उर्वशी, ये सब लेखिका है जिन्होंने क्या किया है, हमारे समाज हमारे हम लोगों को शास्त्र दिया है। अब कुछ पाखंडी लोग आए हमारे देश में बीते समय, अभी तो नहीं, बीते समय आए पाखंडी लोग और क्या किया, महिलाओं का अधिकार छीन लिया। भाई महिलाएं लोग तो वो लोग रचना किया है जी, और महिलाओं से जो आप अधिकार छीन रहे हैं। जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है वो शास्त्र का ज्ञाता बन के घूम रहे हैं। शास्त्र के बारे में सही से जान नहीं रहे कि शास्त्र क्या है, लेकिन शास्त्र का ज्ञाता बन रहे हैं। ये सब कुरीतियां फैलाने वाले कुछ पाखंडी लोग होते हैं हमारे समाज, जिनसे हम लोगों को दूरी बना के रखनी चाहिए। हमको हमेशा भाई, हम पढ़े लिखे व्यक्ति किसी की झांसे में आकर के बेवकूफ बन जाएंगे, है ना। इसलिए बेवकूफ नहीं बनना है ना, उनके बातों पर ध्यान नहीं देना है, अपने अधिकारों को समझना है, ठीक है। कोई बात, इसमें कोई भी तरह का दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, समझ में आ गई, है ना। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार कहता है भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए सर्वप्रथम जाति प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। जाति प्रथा को क्या करना होगा, जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, ठीक है। उसके कहता है कि यह जाति प्रथा समाज को छुआछूत, उच्च नीच आदि की भावनाएं समाज में आदि की भावनाएं फैलाती है ना, जिसके कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से घृणा करने लगता है। यह जो है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो है हम लोगों को ये सब चीजों को क्या करना होगा, हटाना होगा, है ना। जाति प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच, ये सबको मन से निकालना होगा। और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए एकता, भाईचारा, स्वतंत्रता आदि का होना आवश्यक है। सामाजिक जीवन ऐसा ही हो जिसमें अपने साथियों के बीच क्या हो, प्रेम और श्रद्धा, है ना, प्रेम और श्रद्धा हो, ये जरूरी है। तो इससे जाकर के हम लोग सच्चे लोकतंत्र की क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, जो आज के समय में लगभग हो गया है। कुछ 1-2% ऐसा है जो नहीं हुआ है, जो पुरानी मानसिकता वाले लोग हैं, तो वो लोग के अंदर में ऐसी भावना अभी भी है जिसमें जाति प्रथा लोग के मन में बैठा हुआ है, जातिवादी लोग करते हैं। हम लोग धर्मवाद भी करते हैं, है ना। धर्मवाद के आधार पर जो है कि वोट इधर उधर कर देते हैं, और धर्मवाद जातिवाद के आधार पर जो है कि कुछ लोग ऐसे हैं तो क्या करते हैं, हम लोग को मतलब बिल्ली और बंदर की कहानी सुने, दो बिल्ली लड़ा दिए, बीच में बंदर फायदा उठा लिया, वही बात है। भाई लड़ना क्यों है ना। आ जाते हैं जाति प्रथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता है। तो कहता है जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता है।